Okay, please. डिप्टी चेयरमैन सर, Yeah. 7 एवं 8 मार्च 2017 को मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में हुए घटनाक्रम के संबंध में मैं स्टेटमेंट देने के लिए खड़ा हुआ हूं। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 7 मार्च 2017 को प्रातः 9:41 पर मध्य प्रदेश के जिला शाजापुर में रेलवे स्टेशन जबड़ी के नजदीक गाड़ी नंबर 593T20 भोपाल उज्जैन पैसेंजर के जनरल कोच में एक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में 10 रेल यात्रियों को चोटें आईं और रेलवे की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। वर्तमान में सभी घायलों की स्थिति खतरे के बाहर है। उक्त घटना के संबंध में थाना जीआरपी उज्जैन में ट्रेन गार्ड की रिपोर्ट पर अपराध संख्या 47/17 धारा 34 एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेज एक्ट के अंतर्गत अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया है। घटना की सूचना प्राप्त होते ही मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक तथा अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे तथा प्रकरण के इन्वेस्टिगेशन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की। घटनास्थल के प्रारंभिक निरीक्षण से संकेत मिला कि अपराधियों द्वारा विस्फोट के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध विस्फोटक पदार्थों से तैयार किए गए आईईडी का उपयोग किया गया था। घटना के अन्वेषण के संबंध में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा केंद्रीय एजेंसियों से समन्वय स्थापित किया गया। तदोपरांत प्राप्त आसूचना के आधार पर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा होशंगाबाद जिले के पिपरिया नामक स्थान पर वाहन चेकिंग के दौरान 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। संदेहियों से की गई पूछताछ में उपरोक्त घटना में उनकी सहभागिता स्पष्ट होने से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण का अग्रिम अन्वेषण केंद्रीय एजेंसियों के कोऑर्डिनेशन से किया जा रहा है तथा अभियुक्तों के अन्य संपर्क सूत्रों के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है। संदेहियों से की गई पूछताछ तथा अन्य उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लखनऊ, इटावा, कानपुर व औरैया में विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की गई। लखनऊ में काकोरी थाना अंतर्गत हाजी कॉलोनी स्थित एक मकान में कानपुर निवासी मोहम्मद सैफुल्ला उर्फ अली के किराए पर रहने की सूचना प्राप्त हुई। एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा उक्त मकान की घेराबंदी की गई और संदेही सैफुल्ला को गिरफ्तार करने के भरसक प्रयास किए गए, परंतु उसके द्वारा आत्मसमर्पण करने से इनकार किया गया व एटीएस टीम पर फायरिंग की गई। अंततः लगभग 12 घंटे के अथक प्रयास के पश्चात एटीएस टीम द्वारा सैफुल्ला के कमरे में प्रवेश किया गया तथा आमने सामने हुई मुठभेड़ में इस संदिग्ध आतंकी को मार गिराया गया। मृतक के कमरे से 8 पिस्टल, 630 जिंदा कारतूस तथा अन्य सामग्री जिसमें 1.5 लाख रुपए नगद, लगभग 45 ग्राम सोना, 3 मोबाइल फोन, 4 सिम कार्ड, 2 वाकी टाकी सेट और कुछ विदेशी मुद्रा सम्मिलित है बरामद की गई। घटना के संबंध में थाना एटीएस लखनऊ में अपराध संख्या 2/2017 धारा 307/121A, 122, 123, 124A, IPC 3425/27 आर्म्स एक्ट और 16, 18, 23 UAPA के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। एटीएस कानपुर इकाई द्वारा जाजमऊ थाना क्षेत्र से एक अन्य संदेही को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध अपराध संख्या 3/2017 धारा 121, 121A, 123, 124A, IPC तथा UAPA की धारा 16, 18, 23, 38 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा 2 अन्य अभियुक्तों, जिनमें से एक इटावा व एक औरैया से है, को भी उपरोक्त संदिग्ध आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 8 मार्च तक उपरोक्त घटनाक्रम में 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे। दिनांक 9 मार्च को यूपी एटीएस द्वारा 2 और अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के बाद अब तक कुल 8 गिरफ्तारियां इस पूरे घटनाक्रम में हुई हैं। उपरोक्त संपूर्ण घटनाक्रम राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय का उत्तम उदाहरण है। दोनों राज्यों की पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए देश की सुरक्षा पर उत्पन्न संभावित खतरे को टालने में सफलता प्राप्त की है। इस पूरे प्रकरण की जांच एनआईए से कराई जाएगी। और डिप्टी चेयरमैन सर, मैं यहाँ पर यह भी एक उल्लेख करना चाहूंगा कि सैफुल्ला, जो कि
इस ऑपरेशन में मारा गया है, उसके पिता मोहम्मद सरताज ने भी जो एक स्टेटमेंट दिया है उसका उल्लेख करना मैं समझता हूं यह आवश्यक है कि जो देश का न हुआ वो मेरा कैसे हो सकता है। उसने कोई सही काम तो किया नहीं है, मुझे उसका मरा हुआ मुंह तक नहीं देखना। आगे मोहम्मद सरताज कहते हैं कि मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की और परिवार को पाला है, लेकिन सैफुल्ला ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। हर किसी के लिए देश पहले है, जबकि सैफुल्ला देश का नहीं हो सका, इसलिए वह मेरा भी नहीं हो सकता है। यह सैफुल्ला जो मारा गया है ऑपरेशन में, उसके पिता मोहम्मद सरताज ने कहा है डिप्टी चेयरमैन सर, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से भी इस और पूरा हाउस है, पूरे सदन की तरफ से हम सैफुल्ला के पिता मोहम्मद सरताज के प्रति और पूरे उनके परिवार के प्रति हम सहानुभूति व्यक्त करते हैं कि इस प्रकार के उनकी एक औलाद के द्वारा हरकतों के कारण जो है उनको यह दिन देखना पड़ा है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा, सरताज पर पूरे सदन को तो नाज है ही, पूरे देश को भी नाज है डिप्टी चेयरमैन सर। और मैं यहां पर इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा, मैं पहले भी राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी यह बोल चुका हूं, चाहे आतंकवाद हो, चाहे जो भी एक्टिविटीज यहां पर हो हमारे देश में जो चल रही हो, हमारे देश की एक ऐसी प्रकार की कल्चर है, ऐसी एक संस्कृति है, और इस संस्कृति में रचा बसा है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कि किसी भी सूरत में मैं समझता हूं कि वह आतंकवाद अथवा अन्य ऐसी हिंसक गतिविधियों वह कभी भी इंडोर्स नहीं करेगा, किसी भी सूरत में समर्थन नहीं करेगा, मेरा ऐसा पूरा विश्वास है। मैं पुनः मोहम्मद सरताज के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता हूं और साथ ही पुनः मैं अपनी बात को दोहराना चाहता हूं कि मोहम्मद सरताज जैसे भारत के नागरिकों पर इस पूरे देश को नाज है। Yes, the entire house appreciates and is greatly proud of that father of that terrorist. I think it should be noted. Yes, yeah. मैं इस बात के लिए आपसे सहमत हूं कि सैफुल्ला के पिता ने जो एक भावना व्यक्त की है, ये राष्ट्र की भावना को प्रतिबिंबित करती है और हम सब उसका समर्थन करते हैं। Okay. लेकिन माननीय उपसभापति महोदय, आतंकवाद से कभी समझौता नहीं किया जा सकता और माननीय गृह मंत्री जी के ध्यान में सर 1 minute. My suggestion. This is related. I have a suggestion. No, I have my suggestion. You listen. Yes, okay. अब सुनिए. My suggestion is this. I think there are other members also who want. Therefore, let us decide a clarification on the statement if necessary, or if the House agree, we can take how now. Now that is all. Normal procedure in the House. The normal procedure in the House is the minister makes a statement. There are clarifications that are sought. So you can have one now. Ask clarification. Yeah. Now. Sir, clarification. Sir, it's a very serious. I want only a consensus. That's all. I have no objection. That's the normal practice. That's the normal practice that we have. No, what I am confronted with is there are some 0-hour submissions which have already been committed and promised. Correct. So how do I go? No. Now the point is, sir, in the 0-hour submissions that you have a list. At that time, you allowed the minister to make. I see the point. The point is the once the I tell you. made the statement. See. Once the minister I made agree. the statement. No. That's not. It's not like that. Yechuri, ministers, we allow the ministers to make statement, but with regard to clarification, we decide a time. That is the point. If the House say, if House is the view that the discussion, clarification should be now, then I can. Because I have a lot of pressure from members going 0 hour. So my suggestion is, we will have some other time for clarification. If you agree. No. Sir, I have not finished. No, the point is, if I allow, then I have. Sir, I have a right. No. Sir, Digvijay ji, I have to take a decision. Digvijay ji. No. I have to take a decision. No. It's not that. Your right is only when I see. I have not permitted. No, I have not permitted. That's the issue. No, listen. See. Abjara Baiti. No, that's what I am saying. No. See.
No, no. Digvijay ji, you are a senior member. Digvijay ji, Abhaiti, I will allow you. I will allow you. Now see, Abhaiti, I will allow you, sit down.